मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया आज औद्योगिक नीति 1991 के बारे में चर्चा करूंगी। औद्योगिक नीति का उद्देश्य सुदृढ़ नीति संरचना था, लघु उद्योगों का विकास, आत्मनिर्भरता, एकाधिकार की समाप्ति, श्रमिकों के हितों का संरक्षण, विदेशी विनियोग व सार्वजनिक हितों की भूमिका, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है हमारी जो 1991 की जो औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया और इस नीति के अंतर्गत विशेष प्रावधान रखे गए। इसके अंतर्गत उदार औद्योगिक नीति, इस नीति के द्वारा 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था का समाप्त कर दिया। इन 18 उद्योगों की दशा में लाइसेंसिंग व्यवस्था को अनिवार्य रखा गया। इन उद्योगों में कोयला, पेट्रोलियम, चीनी, चमड़ा, मोटर, कारें, बसें, कागज़ तथा अखबारी कागज़, रक्षा उपकरण, औषधि इत्यादि शामिल है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, सरकार ने लोक उपक्रमों के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाने की घोषणा की। इसके अंतर्गत ऐसे लोक उपक्रमों को अधिक सहायता दी जाएगी जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक हैं। इन उपक्रमों को अधिक से अधिक विकास उन्मुख और तकनीकी दृष्टि से गतिशील बनाया जाएगा। जो उपक्रम वर्तमान में ठीक नहीं चल पा रहे हैं लेकिन पर्याप्त संभावना है, उन्हें पुनः संगठित करने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या घटाकर केवल 8 कर दी गई, जो इस प्रकार है: अस्त्र व गोला बारूद तथा रक्षा साज सामान, रक्षा वायुयान, युद्धपोत से संबंधित मदें, परमाणु शक्ति, कोयला और लिग्नाइट, खनिज तेल, लोह, मैग्नीशियम तथा जिप्सम, गंधक, स्वर्ण और हीरे का खनन। इसके अतिरिक्त तांबा, सीसा, जस्ता जैसे खनन वाली चीज़ों पर भी सार्वजनिक उपक्रमों को लिया गया। परमाणु शक्ति के उपयोग के लिए खनिज तथा रेल परिवहन इत्यादि को जो है सार्वजनिक उपक्रमों में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त जो एकाधिकारी व प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम में संशोधन किया गया। इस नीति में ये घोषणा की गई कि बड़ी कंपनियों और औद्योगिक घरानों पर एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत पूंजी सीमा समाप्त कर दी जाएगी। इसके फलस्वरूप बड़े औद्योगिक घरानों और कंपनियों का नए उपक्रम लगाने, किसी उद्योग का उत्पादन बढ़ाने, कंपनियों का विलीनीकरण करने, उनका स्वामित्व लेने और कुछ परिस्थितियों में संचालकों की नियुक्ति करने, उनका स्वामित्व लेने तथा अथवा कुछ परिस्थितियों में संचालकों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्ण स्वीकृति नहीं लेनी होगी। स्थानीयकरण की नीति, इस नीति के अनुसार जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा, उन्हें छोड़कर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में किसी भी उद्योग के लिए औद्योगिक अनुमति की जरूरत नहीं होगी। विदेशों से पूंजी साज-समाज का आयात, विदेशी पूंजी के विनियोग वाली इकाइयों पर पुर्जे, कच्चे माल और तकनीकी जानकारी के आयात के मामले में सामान्य नियम लागू होंगे, लेकिन रिजर्व बैंक विदेशों में भेजे गए लाभांश पर नज़र रखेगा, जिससे बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा और उस उपक्रम की निर्यात की आय के मध्य संतुलन बना रहे। इसके अतिरिक्त जो है औद्योगिक नीति में व्यापारिक कंपनियों में विदेशी अंश पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय माल की पहुंच बनाने की दृष्टि से निर्यात वाली व्यापारी कंपनियों में 50% तक विदेशी पूंजी के विनियोग की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इस प्रकार कंपनियों पर देश के सामान्य आयात निर्यात नीति लागू होगी। विद्यमान इकाइयों का विस्तार,
इस नीति में विद्यमान औद्योगिक इकाइयों में नई विस्तृत पट्टी की सुविधा दी गई, जिसके अंतर्गत बिना अतिरिक्त विनियोग के वे किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। विद्यमान इकाइयों का पर्याप्त विस्तार भी लाइसेंसिंग से मुक्त रहेगा। लोक उपक्रमों की कार्यप्रणाली। इस नीति के अनुसार लगातार वित्तीय संकट में रहने वाले लोक उपक्रमों की जांच औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अथवा किसी प्रकार का कोई अन्य विशेष संस्थान करेगा। छटनी किए गए कर्मचारियों को पुनर्वास के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। औद्योगिक नीति 1990 में किए गए परिवर्तन। औद्योगिक अनुपालना में दी गई औद्योगिक नीति 1991 में घोषित 18 प्रकार के उद्योगों के अनुज्ञापन को घटाकर वर्तमान में 5 प्रकार के उद्योगों को ही अनिवार्य लेने की आवश्यकता है। वो उद्योग निम्नलिखित हैं, निम्न प्रकार से हैं: अल्कोहलिक पेयों का अपसान व इनसे शराब बनाना, तंबाकू के शिकार व सिगरेट अथवा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प, इलेक्ट्रॉनिक एयरस्पेस एवं सुरक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक और खतरनाक रसायन। सरकारी क्षेत्रों के आरक्षित उद्योगों में भी कमी की गई। औद्योगिक नीति 1991 में सरकारी क्षेत्र के लिए 17 आरक्षित उद्योगों को रखने का प्रावधान किया गया था, परंतु उदारीकरण की लागू होने के पर इसमें कमी की गई। वर्तमान समय में सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 3 ही रह गई। MRTP अधिनियम के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू तथा विदेशी कंपनियों के मध्य स्वस्थ एवं सकारात्मक प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के अथवा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए MRTP अधिनियम के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाने का निर्णय लिया गया। विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। इसके अंतर्गत औद्योगिक नीति 1991 में देश उच्च प्राथमिक वाले क्षेत्रों के 34 उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 51% तक कर दिया गया था, परंतु बाद में इन उद्योगों की संख्या बढ़ाकर 48 कर दी गई। गैर स्वीकृत कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशक एक कंपनी की पूंजी में 10% तक निवेश कर सकते हैं। नई औद्योगिक नीति में निवेश की सीमा 5% की गई थी। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक अब भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना आवासीय संपत्ति अधिकृत करने की अनुमति दी जाएगी। जिन कंपनियों का कार्य कम से कम 3 वर्ष तक संतोष रहा वे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में यूरो निर्गमन के जरिए विदेशी पूंजी जुटा सकती हैं। इस प्रकार से मतलब यह है कि हमारी जो औद्योगिक नीति में जो प्रावधान किए थे उदारीकरण में थोड़ा सा चेंज किया गया, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाए, अधिक से अधिक विदेशी पूंजी प्राप्त हो सके और देश का निर्माण हो सके, देश में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके और हमारे मेक इन इंडिया जैसी व्यवस्था बन सके। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया। और तो यही कहना समझूंगी कि ये जो नीति है भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को आधुनिक, कुशल, गुणवत्ता प्रधान और विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने में महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद।